जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के चैनल के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने हिमालय पढ़ लिया था, थार का मरुस्थल पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात कर रहे थे दक्षिणीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार की। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करते हैं, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को एक बार वापस समझ लेते हैं। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इंडियन प्लेट और गंगाना लैंड के टकराने से तो हिमालय जो था फोल्ड होकर ऊपर उठा था, और ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ था गोंडवाना लैंड के ऊपर, यहाँ पर एक टेबल नुमा आकृति बनी थी जिसका नाम क्या था? प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम था? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की क्या विशेषता थी? ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश था। क्या था? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्या है ये? प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखने वाली बात थी? इसकी सबसे विशेषता ये थी कि ये गोंडवाना लैंड के ऊपर जो विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी, उसके कारण इसका निर्माण हुआ था। अब इस प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग नामों में से जाना जाता है। ये टेबल के आकार का है। यहाँ जो हम बात करते हैं मेवाड़ का पठारी प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोटा बूंदी के अंदर हाड़ौती का पठार, यहाँ पर बात करें एमपी के अंदर मालवा का पठार। तो ये मालवा का जो पठार है उसी का विस्तार क्या है? हाड़ौती का पठार। इसी का विस्तार क्या है? हाड़ौती का पठार। जैसे देखो इधर सामने बात करते हैं अपन, ये राजस्थान है। राजस्थान में जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ पड़ता है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। कौन से पठार के नाम से? हाड़ौती के पठार के नाम से। अब ये हाड़ौती का पठार जो है ना, वो आपके इसी का हिस्सा है, मालवा के पठार का हिस्सा है ना। मालवा के पठार का हिस्सा ही क्या है? हाड़ौती का पठार है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांटा गया है, जैसे ये हो गए 3। इसके अलावा यहाँ एमपी और यूपी के अंदर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में पड़ता है, उसको कहते हैं बाघेलखंड का पठार। कौन सा? बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार, ठीक है। इसके अलावा ये जो एरिया देखते हो आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इसको कहते हैं दक्कन का पठार या दक्कन ट्रेप के नाम से आप जानते हो, दक्कन ट्रेप, ठीक है। इसमें कई छोटे छोटे पठार है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, और आपके अपने तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, और इधर अपने कर्नाटक का, कर्नाटक धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है ना, वो इधर ही इसके अंदर स्थित है। और इसके अलावा एक आपको ध्यान में रखना है, अपन जैसे दक्कन का पठार पढ़ते हैं तो उसी के अंदर और पढ़ते हैं उड़ीसा के अंदर दंडक राय का पठार, दंडक राय का पठार, ये कर्नाटक में ये अपने उड़ीसा में पड़ता है। काला हांडी कोरापुट का नाम सुना होगा, लोहे की सबसे बड़ी अपने खाने हैं उड़ीसा के अंदर। यहाँ उड़ीसा के अंदर यही कुंद्रेमुखी खाने हैं जो जापान को लोहा निर्यात करते हैं, अपन लोग जापान को बेचते हैं लोहा। तो ये जो काला हांडी और कोरापुट है वो लोहे की खानों के लिए जाना जाता है। दक्कन के ट्राइब का जो दंडकराय का पठार है वो इसका भाग है। इसके अलावा यहां पर देखो शिलोंग का पठार, मेघालय के अंदर है शिलोंग का पठार। मैंने जब स्टार्ट की थी ज्योग्राफी तब मैंने बताया था कि ये जो मेघालय का पठार है या शिलोंग का पठार है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये इधर गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना प्लेट टकराई थी इसी का हिस्सा है, हिमालय के क्षेत्र में नहीं है। हिमालय के जो क्षेत्र में आता है, लेकिन हिमालय के क्षेत्र में ये इसका भाग नहीं है। शिलोंग का पठार वास्तव में गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अराइकलोंग असम के अंदर पड़ता है, अराइकलोंग का पठार असम के अंदर पड़ता है। तो ये सारी चीजें अब मैंने आपको ऐसे इसलिए बताया है कि हम कह सकते हैं कि उत्तरी प्रायद्वीप है उसके अंदर अंदर कौन से आ रहे हैं आपके, ये आप ले सकते हो बुंदेलखंड के पठार तक को उत्तरी पठार मान सकते हो। फिर अपने बात की थी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के अंदर
तो जो आप महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये वाला कर्नाटक का एरिया देख रहे हो, इसको अपन किसमें रख सकते हैं? इसको अपन इसमें रख सकते हैं पश्चिमी घाट वाले इलाके में। दंडकराय के पठार को और थोड़ा बहुत तेलंगाना का ये वाला जो पूर्वी शोर, इसको किस घाट में रख सकते हैं? पूर्वी घाट में। भाई ये तो इधर वाला पश्चिमी घाट हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया, तो ये पूर्वी घाट में रख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर श्रेणियां, ये तो पठार है, इसके बाद चैप्टर हमारा शुरू होगा पहाड़ियां। तो फिर अपन ऐसे पढ़ेंगे जैसे विंध्याचल श्रेणी, ठीक है, उसके आगे फिर ऐसे कैमूर श्रेणी, फिर मैकाल पर्वत, अमरकंटक की चोटी, फिर ऐसे यहाँ पे सतमाल की पहाड़ियां, है ना। और कर्नाटक का जो है पठार है ना अपने कर्नाटक का ही इधर, इसी के तो ऊपर है बाबा बुदन की पहाड़ी। तो कल पढ़ेंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ियां पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी पठार को आप समझे गौर से कि इस तरह जो अपन देखेंगे टेबल के आकार का जो आकार बन रहा है, ऐसे जाके इस तरह से जो आकार बन रहा है विस्तृत क्षेत्र, ये जो है वो आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा पठार अपना भाग है? प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बगैर मैप अपन इसको समझ नहीं सकते, तो इसलिए मैप बना के आपको समझाना जरूरी था। आगे चलते हैं, इसको अपन एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जनरल जो बातें हमें पता होनी चाहिए, प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। भारत का क्या है? सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, सबसे पुराना, ठीक है। फिर इसकी पहाड़ी भी पढ़ेंगे अपन कल। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा या विस्तृत भी अपन कह सकते हैं, विस्तृत भौतिक प्रदेश। इसके अलावा हम क्या ध्यान में रखेंगे? और इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है किसका? क्षेत्रफल का क्षेत्रफल भी हमें ध्यान में होना चाहिए। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कोई पूछ ले तो बता देना, टेबल के नुमा। टेबल के आकार का ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब गोंडवाना लैंड पर विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी, उसी के बाद में जो लावा निकला और ठंडा हुआ, लावा निकला और ठंडा हुआ, उसी से किसका निर्माण हो गया था? हमारे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। इंडियन प्लेट का हिस्सा है, इंडियन प्लेट का तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जनरल इंट्रोडक्शन है। क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि सर हम प्रायद्वीपीय पठार में हम ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे क्या है? प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। क्यों? क्योंकि गोंडवाना लैंड के ऊपर जब विस्फोट हुआ था तब इसका निर्माण हो गया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कैसे पता चला कि भाई ये प्राचीनतम है? तो हमें पता चलता है कि इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल था? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। पहला लाइन, पहला क्वेश्चन बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा या विस्तृत कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्मली बन सकता है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में पहला वाला सबसे बड़ा है। आकार कैसा है? टेबल नुमा। जनरल इंट्रोडक्शन है, ध्यान में रखना। गोंडवाना लैंड का हिस्सा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। गोंडवाना लैंड पर क्या हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट, जिसके कारण लावा निकला, लावा ठंडा हुआ और बाद में किसका निर्माण हो गया था? प्रायद्वीपीय पठार का। इसके बाद में क्या आप ध्यान रखोगे? इंडियन प्लेट का हिस्सा है, इंडियन प्लेट का बिल्कुल हिस्सा है ये, प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बातें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, इसको बांटते अलग अलग प्रकारों में। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के पठार की।
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। मेवाड़ के पठार की बात करें, ज्योग्राफी सारा मैप का खेल है। जितना मैप आप अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपको चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। यहाँ मेवाड़ वाले इलाके के अंदर, यहाँ पर मेवाड़ का, ये है मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार। फिर बाकी ऐसे बांट सकते, उच्चावच के आधार पर भी बांट सकते हैं अपन के। ये उच्च उत्तरी पूर्वी पठार कहलाएगा। उत्तरी पूर्वी पठार कौन सा कहलाएगा? वो शिलोंग वाला, ये यहाँ पे, ये अपना क्या कहलाएगा? उत्तरी पठार। फिर यहाँ पर बात करो तो बाघेलखंड, बुंदेलखंड, ये भी उत्तर के अंदर आएंगे। दक्षिण के अंदर अपना दक्कन का पठार आ जाएगा। और पहाड़ियां जो है वो अपन इसकी कल देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के पठार की। कौन से पठार की? मेवाड़ के पठार की। तो हम इसमें लिखेंगे राजस्थान की, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद में पहला है। भीलवाड़ा भी आप ले सकते हो। शाहपुरा, शाहपुरा को भी अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि नया जिला बना है, तो शाहपुरा का भी एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना? भीलवाड़ा शाहपुरा भी इसमें ले सकते हो। आगे देखो, इस पर नदियां कौन सी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। एक तो बनास नदी हमनौर की पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी यहाँ की, इस पठार की मुख्य नदी है, आपको पता होना चाहिए। पर बनास किसमें मिलेगी? चंबल में। चंबल किसमें मिलेगी? यमुना में। यमुना किसमें? गंगा में। ठीक है ना? ये अपवाह तंत्र के अंदर अपन देखेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। और पठार की वजह से यहाँ पर मिट्टी भी है जो चित्तौड़ के अंदर थोड़ी सी लाल कलर की, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो मक्के के लिए अच्छी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करते हैं जैसे दूसरे पठार की, तो हमारा दूसरा पठार जो है वो यहाँ पर मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार, एमपी के अंदर, है ना? और एमपी मालवा के पठार का हिस्सा क्या है? हाड़ौती का पठार। तो देखो आगे, मालवा का पठार, मालवा का, मालवा के पठार में क्या ध्यान में रखोगे? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब मालवा का पठार का विस्तार किधर है? हाड़ौती में। तो राजस्थान में बोल सकते हैं भाई मालवा का पठार कहां कहां हुआ? एमपी में हुआ और राजस्थान के अंदर हुआ, गुजरात के अंदर नहीं होगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के अंदर। और यहां पर नोट करके एक चीज लिख लेना साथ में, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। मालवा के पठार का, यहां तक समझ में आ गई बात? आपसे पूछ सकता है कल परसों जो सीईटी का एग्जाम है उसके अंदर कि हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला हमने पढ़ा था मेवाड़ का पठार, दूसरा पढ़ा मालवा का पठार, उसी के अंदर हमने हाड़ौती का देख लिया। तो हाड़ौती का क्षेत्र भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। अपन तो राजवंश के हिसाब से जानते हैं ना, राजस्थान में इतिहास को देखे तो उस एरिया को हमने हाड़ा वंश का शासन था। चौहानों की खेप थी हाड़ा, ये चौहानों से निकले थे हाड़ा, तो वो हाड़ा वंश की वजह से इसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी जानते हैं। हाड़ौती इस क्षेत्र को कहते हैं। वास्तव में ये मालवा के पठार का हिस्सा है। तो दो पठार हमने देखे, एक तो मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार आपके चित्तौड़ और उदयपुर में पड़ता है। राजसमंद में भी पहला है, थोड़ा सा शाहपुरा ले सकते हो आप। और नदियां कौन सी है? बनास नदी है। इसके अलावा मालवा के पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खास तौर से ध्यान में रखना, हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है। तो ये दो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं, जो एमपी और यूपी में फैला है। बुंदेलखंड का पठार जो है वो एमपी और यूपी में फैला है। सबसे पहले मैंने मैप के बारे में बताया था आप लोगों को, इसीलिए बताया था ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो।
तो तीसरा पठार पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का, इधर देखो बुंदेलखंड के पठार में बुंदेलखंड का जो पठार है, देखो मैंने हाड़ौती में कोई चंबल नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई आपको। हालांकि हम कह सकते हैं कि हाड़ौती के पठार से चंबल कोटा के होते हुए निकलती है, मेवाड़ के में भी लिख सकता था मैं, आपको पता है तो चित्तौड़ से निकलती है चंबल, कोटा से भी निकलती है। लेकिन जो उत्खात भूमि बनती है, आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। बुंदेलखंड से जो नदी निकलती है चंबल, बेतवा और केन, वो इधर थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरा हमारा जो पठार है वो यहाँ पर स्थित है भाई, एमपी और यूपी के अंदर, जिसे आप किस नाम से जानते हो, बुंदेलखंड के पठार के नाम से। बुंदेलखंड का कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसका ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। इस बुंदेलखंड के पठार की खासियत क्या है, तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है चंबल, बेतवा और केन, कौन सी, चंबल, बेतवा, केन नदियां यहाँ की या इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान में रखना। मैंने हाड़ौती के पठार में मुख्य नदी की बता सकता था, मालवा के पठार में भी आपको बता सकता था, लेकिन इस पठार की खास तौर से ध्यान में रखना है चंबल, बेतवा और केन, क्योंकि आपको पता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य एमपी, यूपी, राजस्थान तीनों आते हैं ना। तो अपन हाड़ौती के पठार को यूपी में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पठारी भाग कहां पे है, सॉरी मालवा का पठार कहां है, एमपी में और राजस्थान में है। तो इस बुंदेलखंड के पठार देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तो जो उत्खात भूमि बनती है, चंबल जो होती है वो बहुत रफ्तार से चलती है और चट्टानों को काट देती है। जो उत्खात भूमि बनती है, जो खड्डे बनते हैं गहरे गहरे, उन्हें बीहड़ या डांग कहा जाता है। वो राजस्थान के अपन ज्योग्राफी में बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा उत्खात भूमि यहाँ की प्रसिद्ध है भाई, उत्खात भूमि बीहड़ नदियों द्वारा, इस नदी चंबल नदी द्वारा जो गहरे गड्ढे बन जाते हैं उन्हें डांग या बीहड़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इस बुंदेलखंड के पठार में गहरे गहरे खड्डे हैं और वो बीहड़ कहलाते हैं, चंबल द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा पठार था हमने यहाँ पर देखा एमपी और यूपी के अंदर फैला हुआ है, कौन सा था, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा था, बुंदेलखंड का पठार। प्रमुख नदियां कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन, ये इसकी नदियां हैं। और यही बात में किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये बुंदेलखंड के पठार के बारे में थोड़ी सा आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं, बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार कहां पड़ेगा, एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में पड़ेगा। एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में पड़ेगा। फिर इसकी कल पहाड़ियां पड़ेंगे। आज तो हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पठारों की। जहां एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, देखो तो छत्तीसगढ़ इस तरह फैला हुआ है ना, ऐसे तिरछा, ऐसे है छत्तीसगढ़। यहाँ पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड, फिर इधर बिहार, यहाँ पे यूपी, और फिर इधर एमपी, और नीचे की तरफ इस तरह जो आकार में मिलेगा वो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, और बीच में आपको तेलंगाना आ जाएगा। तो ये जो छत्तीसगढ़ है और यहाँ जो एमपी है, इनके अंदर जो फैला हुआ पठार है वो कौन सा है, बाघेलखंड का पठार। कौन सा है, बाघेलखंड का। ये बाघेलखंड का पठार कहाँ कहाँ है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक तो हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
है ना। ये ज्यादातर छत्तीसगढ़ वगैरह पठार में फैले हुए हैं। हमारी जो सीआरपीएफ की कोबरा टीम यहाँ होती है वो ज्यादातर यहाँ पर नक्सलवादियों से अटैक वगैरह करती रहती है, तो उनको हमारी सुरक्षा करती है। इधर ही तो है छत्तीसगढ़, बस्तर वाला इलाका, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में ज्यादा है, फिर छत्तीसगढ़ बताओगे, उसके बाद में पश्चिम बंगाल बताओगे, तो 3 राज्यों में फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूवर, रूवर एक जर्मनी में क्षेत्र पड़ता है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें बहुत है, तो इस वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ में सियाबूम वगैरह, ये जो कोयले की खाने वगैरह हैं वो इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो पठार पड़ता है, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी यहीं से निकलती है। तो अगला पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का है भाई। यहां तक छत्तीसगढ़ तक बात कर रही थी। तो ये जो आप देखते हो इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ का इलाका, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां पर कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। तो इसमें अपन लिखेंगे, पहले का क्या लिखेंगे, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस पठार की खासियत क्या है, इसे भारत का रूवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूवर। ये रूवर क्या है भाई, भारत का रूवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूवर। ये रूवर है क्या, तो इस रूवर का थोड़ा सा ध्यान में रखना। जर्मनी में एक क्षेत्र पड़ता है रूवर, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, रूवर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। और कोयले ढोने वाली नदी जर्मनी में कौन सी है, राइन नदी। एक राइन नदी है जिसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। तो जर्मनी में जिस प्रकार रूवर प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के लिए, ठीक वैसे ही भारत में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है। रूवर, तो भारत का रूवर कौन सा कहलाएगा, छोटा नागपुर का पठार कहलाएगा। यहाँ पर कौन सी नदी है, दामोदर। कौन सी नदी है, दामोदर नदी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। भारत का रूवर कहते हैं, क्यों, क्योंकि कोयला बहुत अच्छा उत्पादन होता है, दामोदर नदी यहाँ पर बहती है। सियाबूम वगैरह जो इलाके आते हैं वो इधर ही आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे, दक्कन ट्रैप। इसके छोटे छोटे कई भाग है भाई, छोटे 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 भागों में बांटा गया। ये अपने दक्षिण के थोड़े इलाके में आ जाता है। जैसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पठार की, तो पहला किसमें बांट देते हैं हम, महाराष्ट्र के पठार में। महाराष्ट्र के पठार में, तो महाराष्ट्र में होगा। दूसरा कौन सा हो गया, तेलंगाना का पठार। तीसरा कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका का पठार। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको, तेलंगाना कर्नाटक में जो पठार है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि धारवाड़ पठार या धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है वो कहाँ पर है, तो तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार उत्तर कर सकते हो आप, है ना, ज्यादा कर्नाटक सही रहेगा। इसका जो चौथा बस्ता है इस दक्कन टेप के अंदर ही, वो आपका ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, दंडक राय का पठार। दंडक राय का पठार, कौन सा पठार, दंडक राय का पठार। ये कहां पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। ये कहां पर है, आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है दंडक राय का पठार। दंडक राय के पठार में आपको ध्यान में रखना है कि दंडक राय का पठार जो है लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। लोहे की खान या कुंद्रे मुखी,
कुद्रेमुखी पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या ध्यान में रखोगे? कालाहांडी, कोरापुट क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो दंडकराय का पठार, दक्कन ट्रेप, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठारों में सबसे अपन ने देखो 4 भागों में बांटा, मतलब दक्कन ट्रेप से क्वेश्चन बनना जाहिर सी बात है। छोटे छोटे भागों में बांटा गया इसको। पहला महाराष्ट्र में बांटा गया, महाराष्ट्र का पठार, तो महाराष्ट्र का पठार कहाँ होगा? महाराष्ट्र के अंदर ही होगा। उसके अलावा तेलंगाना का पठार और कर्नाटक के पठार में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दंडकराय के पठार की बात करते हैं, यह कहां पर पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। कौन कौन से क्षेत्र है? कोरापुट और कालाहांडी इसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए। यहाँ पे जो खाने हैं उसे कुद्रेमुखी पर्वत या कुद्रेमुखी खाने भी कहा जाता है। ये बात हो गई चौथी। इसके बाद में बात करते हैं आगे शिलोंग का पठार। शिलोंग शिलोंग का पठार को कहते हैं मेघालय मिकिर का पठार। मेघालय मिकिर का पठार। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित मेघालय में जो स्थित है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां स्थित है। शिलोंग का पठार ध्यान में रखना किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक है अराइक्लोंग पठार। अराइक्लोंग पठार कहाँ है? असम के अंदर। कहाँ है? असम के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो शिलोंग का पठार हो गया, अराइक्लोंग का पठार हो गया। अब वापस एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। कल अपन पर्वत पढ़ेंगे, एक बार इसको वापस समराइज कर लो ताकि चीजें याद हो जाए। मैंने पर्वत बिल्कुल भी बात नहीं की कि कौन सा पर्वत है कौन सी चोटी है, वो सारी कल करेंगे। अभी सिर्फ और पठार पठार ताकि मिक्स ना हो। पठार आज पूरे पठार अपन ने कंप्लीट करे, ठीक वैसे क्या करेंगे कल पर्वत पूरे कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि बस आज पठार पटा दिए तो पठारों में मैं पर्वत करवा दूं। तो यहाँ पर कौन सा पठार पटा था हमने? मेवाड़ का पठार बता दिया था मैंने। यहाँ पर मैंने बताया था मालवा, एमपी में मालवा का पठार जो कहाँ था? एमपी में। और राजस्थान में, राजस्थान में इसका कौन सा भाग था? हड़ौती वाला पठार इसका हिस्सा था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पहले ही बात कर लेते हैं कौन से? शिलोंग के पठार की। शिलोंग या मेघालय मिकिर पठार की। असम के अंदर राइक्लोंग पठार की असम के अंदर। उसके बाद में कौन सा था? एमपी हो गया था। यहाँ एमपी और यूपी के अंदर बुंदेलखंड का कौन सा पठार? बुंदेलखंड। यहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ वाले इलाके के अंदर कौन सा था? बाघेलखंड। कौन सा था? बाघेलखंड का पठार, है ना। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर इस वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ वाले झारखंड वाले एरिया के अंदर कोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया में। ऐसे है छत्तीसगढ़ का इलाका, ये एमपी से टच होता हुआ इस तरह बनाना है।
फिर यहाँ पर उड़ीसा के अंदर एक पठार था जो मैं येलो कलर से डॉट कर रहा हूँ, उसका ध्यान में रखना। ये बागेल खंड का यहाँ कर लेना। और यहाँ यहाँ मैंने बताया था, ये दक्कन ट्रेप के हिस्से बता देता हूँ एक बार। दक्कन ट्रेप के हिस्से जो है, दक्कन ट्रेप, यहाँ पर था आपके दंडक राय का पठार। दंडक राय पठार जो उड़ीसा में पड़ता है, काला हांडी और कोरापुट के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है, ये महाराष्ट्र का पठार इधर हो गया। दक्कन ट्रेप को बांटा गया अलग अलग। यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु में जो पठार फैला हुआ है वो धारवाड़ के पठार या धारवाड़ की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। चट्टाने भी पाएंगे। तो ये मैंने आपको सारे पठारों के बारे में जानकारी दी थी, तो ये आपको समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। और एक बार का इसको वापस एक दो बार देख लेना, वापस लिखने की कोशिश करना। फिर कल पढ़ेंगे अपन इसके अंदर पर्वत, है ना। तो यहाँ पर पढ़ेंगे गुजरात के अंदर काठियावाड़ी पर्वत, यहाँ अरावली पर्वत, फिर इसके बाद में एमपी में तो विंध्याचल पर्वत, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सारे इस तरह से कौन कौन सी नदियां निकलती है। और फिर यहाँ पर अपन महाराष्ट्र के अंदर पढ़ेंगे बाबा हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतमाल की पहाड़ी। कर्नाटक में पढ़ेंगे बाबा बुद्धन की पहाड़ी। बाबा बुद्धन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। यहाँ फिर नीलगिरी पर्वत, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट को जोड़ने वाली। तो ये पर्वत पढ़ेंगे अपन कल। आज पठार का टॉपिक होता है पूरा। तो पठार अलग चीज है, पर्वत अलग चीज है, एक हिस्सा ही है हालांकि, लेकिन आपको जैसे मैं ये कहता हूँ इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चोटी ये होती है, और पठार ये होता है। तो हमने इसकी बात की है आज। किसकी बात की है? इसकी। जैसे ये तो गुरु शिखर हो गया है ना, ऊंची चोटी, और ये कौन सा हो गया आपका? पठार हो गया, आबू का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ऐसे आज पठार पढ़े तो अपने पठार ही पढ़ना है। कल अपन क्या पढ़ेंगे? पर्वत पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार में स्थित पर्वत कल पढ़ेंगे अपन। कल क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय पर्वत पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। आज पठार में इतना ही ध्यान में रखना है आपको, और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना खाली इनके अलावा। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे आप तैयारी कीजिए, और आगे जो भी आपको जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, ये सारा जो पढ़ाया है इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो थोड़ा। और मैप को एक बार देख लिया करो, 1-2 रुपए का मैप आता है, उसमें आप लिख दिया करो कि भाई इसके अंदर यहाँ फैला हुआ है, तो वो चीजें स्थायी हो जाती है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं वापस।